आज 23 मार्च 2024 और हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान 25 करोड़ की पॉपुलेशन में 64% के करीब वो पॉपुलेशन जो कि बिलो 30 इयर्स है, जिसे हम नौजवान तबका कहते हैं, नौजवान पाकिस्तान के जो पोटेंशियल है, आज हालात ये हैं, हकीकत ये है कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो डीमोरलाइज है। पाकिस्तान का नौजवान जो है वो एक काफ़ी समझने के मायूसी का शिकार है। तो रियासत की जिम्मेदारी कहाँ तक है और रियासत किस हद तक आप समझ रहे हैं कि वो जिम्मेदारियां पूरी कर पा रही है? और ऐसे में जो बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? शुक्रिया। देखिए, जहां ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां ये एक बहुत खतरनाक बम भी है जो फट सकता है। क्योंकि ये जो नौजवान हैं, इन नौजवानों को अगर हम ग्रूम करके, इनकी सलाहियतों को चैनलाइज करके, इनको अगर हम तैयार कर लें तो पूरे मुल्क की किस्मत बदल सकती है। पूरी दुनिया में इनकी ज़रूरत है। हम इनको एक ह्यूमन रिसोर्स को मुल्क से बाहर भेज सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारा नाम और रेवेन्यू ला सकते हैं। और अगर हमने इस पर तवज्जो ना दी तो ये सारे के सारे नौजवान और इनमें से अक्सरियत जब बेरोजगार होगी तो ये मुल्क के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का कियोस क्रिएट हो सकता है। इसलिए अगर आप मुझे इजाजत दें, मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया था और वो फ्रेमवर्क 1-2 मिनट में मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। बिल्कुल। पाकिस्तान का नादरा का जो डाटा का सिस्टम है वो बहुत ही जबरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। इसमें कुछ खाने नए ऐड करने पड़ेंगे। मैं बहावलपुर में जैसे रहता हूं ना, तो मैं ये चाहूंगा कि बहावलपुर की जितनी पॉपुलेशन है उसमें एक खाना ऐड कर दिया जाए कि कितने लोग हैं जो 18 साल से 35 साल के हैं। ऑब्वियसली एक क्लिक से पता लग जाएगा। उसके बाद उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि जॉब पर हैं, ये एक खाना ऐड कर दिया जाए। और कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं। फर्ज करें हमें मिसाल के तौर पे ये पता लगे कि बहावलपुर में 1 लाख लोग बेरोजगार हैं, तो उसके आगे एक खाना और ऐड कर दिया जाए कि उनकी स्किल्स क्या हैं। उनमें से बहुत सारे होंगे जो अनस्किल्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ड्राइवर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दर्जी का काम सीखते होंगे। अब बहावलपुर की लोकल इंतजामिया उन सब के डाटाबेस को देखे और वो कहे कि इन 1 लाख लोगों को हमने कैसे खपाना है। फर्ज करें हमें पता लगे कि उसमें से 150 लोग जो हैं वो मोटर मैकेनिक हैं, तो कुछ नहीं करना, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, होंडा है, किया है, सुजुकी है या टोरोला वगैरह हैं, इन सबको ये कहा जाए कि बहावलपुर के नवा में हम आपको 2 एकड़ जमीन दे रहे हैं जो कि 10 साल के लिए लीज होगी और 5-10 साल के लिए आपने कोई टैक्स नहीं देना। यहां आपने एक स्टेट ऑफ आर्ट वर्कशॉप बनानी है, मगर उस वर्कशॉप के अंदर इन 150 लोगों को मुलाजमत देनी है इस शर्त पर आपको ये जमीन दी जाएगी। इसी तरीके से जो खाना पकाना चाहते हैं वो बड़ी बड़ी बेकरियों के साथ राब्ता करें और जितनी एनजीओज हैं उनके साथ राब्ता करें। तो ये सारे के सारे 1 लाख नौजवान बगैर किसी हुकूमत के एक पैसा लगे ये खप जाएंगे। यानी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सर, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और ये आउटसोर्स करके एक तरीके से उनको वहां पर एक ब्रिज का किरदार। ऐसे में जो आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल काबिल कबूल, काबिल अमल है ये चीज़। ये मुझे बताइए कि किस लेवल पे आपकी जो ये गुजारिशात हैं ये हुकूमत ने कंसिडर की, अगर की हैं तो किस लेवल पे हैं? देखिए, मैंने तो इसको सोशल मीडिया के ऊपर ही इसका वावेला मचाया था। और जो इससे पहले गवर्नमेंट थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट से पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जब बन रही थी तो उस सिलसिले में 3-4 दफा मीटिंग्स में हुआ, तो मैंने ये उन तमाम सबके भी गोश्तगुजार किया था कि ये बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरा, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं बात मुकम्मल कर लूं, तो उससे पूरी दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का एक इदारा है, उसका एक वजीर भी एक हमेशा होता है, उसका एक पूरा सेक्रेटरिएट भी है। वो क्या कर रहा है? उसके जुम्मे ये है कि वो तमाम जितने भी 114-120 मुल्क हैं उन सब में पाकिस्तान के सफीरों को ये कहें कि अपने अपने मुल्क में आप जॉब सर्च करके बताएं कि पाकिस्तान की कौन कौन सी ट्रेंड लोग जो हैं वो आपके मुल्क में चाहिए, चाहे वो नाइजीरिया में हो, चाहे वो चाड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे किसी मुल्क में भी हो। उसके बाद ये वाला जो इदारा है हमारा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट वाला, ये ओवरसीज पाकिस्तानी वाला, ये नादरा के उस डेटाबेस से, मैंने तो एक बहावलपुर की बात की ना, पूरे पाकिस्तान की एक एक्सेल शीट बन जाए और पता लगे कि पाकिस्तान में इतने इतने लोग हैं जो ये स्किल वाले हैं और बेरोजगार हैं,
उसके बाद एक एकेडमी बनाई जाए जिनमें उनको 6-6 महीने की ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद उनको इस ओवरसीज पाकिस्तानी महकमे के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जाए। जिस तरीके अगर आप फिलीपींस जाएं तो फिलीपीन में जगह जगह आपको बोर्ड लिखे हुए नजर आएंगे, ओवरसीज पैलेस्टाइनन OPWs, अलग से काउंटर बने हुए एयरपोर्ट के ऊपर, और हर नौजवान जो 18 साल से ज्यादा होता है वो उसमें रजिस्टर हो जाता है। लेकिन इसके अब ये बातें जो मैं कर रहा हूं कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये सबको पता है, मगर पाकिस्तान के अंदर सरकारी इदारों की हद तक जो सबसे खौफनाक बात है वो बदनीयती है, बददयानती है, और वो किरदार का बहरान है। जो शख्स भी इसको ऑर्गेनाइज करेगा ना, इस बात का बहुत अंदेशा है कि वो ईमानदारी से नहीं करेगा और वो ये कहेगा कि इसमें से मैं कितने अपने पैसे निकाल सकूं। ये बात अब हमें डरते डरते नहीं करनी चाहिए, हमें ओपनली करना चाहिए कि जिस काम को हमारे सरकारी इदारे कर रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि बाहर से कहीं से चोरी नहीं होगी, बल्कि अंदर से ही चोर जो है वो नकब अंदर से ही लगेगी, अंदर से ही नकब लगेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर कराची स्टूडियो में ताहिर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप CEO हैं हुनर फाउंडेशन के। तो जो आप स्किल्ड और अनस्किल्ड, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हुनर फाउंडेशन आप क्या समझते हैं किस तरह से मदद कर सकता है इसमें? जो अनस्किल्ड लेबर है, जो लोग हैं, उनको एक स्किल फराहम की जाए मुख्तलिफ, और ये मैपिंग करके कि जनाब किस रीजन में किस तरह के हुनर की ज़रूरत है। तो आप कोई रोल देखते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का? जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हुनर फाउंडेशन और दूसरी इस तरह की, इनके तो यानी हाथ चूमने चाहिए, इनके गले में हार डालना चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई काम कर रहा है तो यही लोग कर रहे हैं, तो लिहाजा और जो जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा काम हो रहा है। तो लेकिन ऑब्वियसली अब एक जैसे हुनर फाउंडेशन है या और फाउंडेशन है, इनका स्कोप कम है ना, इनके पास वसाइल की कमी होने की वजह से इनका स्कोप उतना नहीं है जितना कि गवर्नमेंट का स्कोप होता है। लेकिन अपने स्कोप के अंदर अगर कोई खैर खाई, जैसे अखुवत फाउंडेशन है, हमारे दोस्त हैं अमजद साकिब साहब, और इस तरीके से बहुत से हैं, ओवरसीज फाउंडेशंस हैं, करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन है, फ्री कुरान एजुकेशन है, इस तरह की और भी बहुत सी होंगी जिनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो यही तो वो सारे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली संभाल के रखा हुआ है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप, जो मैंने आपसे अर्ज किया है, इसको जितना आपका जोन है, फर्ज करें कराची में है, तो पूरे कराची में बेरोजगार लोगों का डाटा अगर हुकूमत नहीं करती तो नादरा से मिलकर इस तरह की NGOs जो है वो कर सकती हैं। उसके बाद जितनी इनकी इस्तात है उसके हिसाब से लोगों को ट्रेन करके मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर जॉब्स में खपाया जा सकता है। ताहिर जावेद साहब, क्या कहिएगा सर? आप एक चीजें इसी तरीके से आसान होती हैं मिल बैठ के बात करने से? नहीं, डॉक्टर जावेद साहब का एक तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस किस्म के उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किए हम लोगों के लिए। मुझे जो उनकी बात में एक जो चीज़ समझ आई और एक गाइडेंस मिली कि हमें ज़रा ज़्यादा टारगेटेड होना पड़ेगा। हम कैंपेन पे जाते हैं, कैंपेन लोगों को देखते हैं, लेकिन जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि अगर डाटाबेस अप्रोच इस्तेमाल की जाए, मोर प्रोएक्टिव अप्रोच इस्तेमाल की जाए और टारगेटेड फोकस्ड अप्रोच की जाए, तो मे बी रिजल्ट्स विल बी बेटर। और उनको लिंक किया जाए ओवरसीज़ मार्केट के साथ, लोकल मार्केट के साथ। जिस तरह उन्होंने कहा था कि कुछ इंडस्ट्री के साथ जो हम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात बिल्कुल बजाय कि NGOs एक हद तक जा सकती हैं, उनका एक हद तक रोल है। हम जिस तरह भी अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं साल में, हमारा विजन है हम 100,000 चले जाएं, लेकिन जो जितना बड़ा ये मसला है इसके लिए हुकूमत को आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हम तो करते रहेंगे जो कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास लोगों की तादाद है जो हमें हेल्प भी करते हैं और हमें आगे भी लेके जाना चाहते हैं।